तो श्रीमान, आज हम लोग सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टॉपिक। सेट, जिसे दूसरे नाम से जानते हैं सेट थ्योरी, सेट थ्योरी भी बोलते हैं। हिंदी में अगर जानना है तो समुच्चय ऐसे जानते हैं, इस नाम से जानते हैं हिंदी में। सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत हो जाता है हमारा। ये क्लास 11 का टॉपिक है। यहाँ इसके बारे में हमें पढ़ लेना है। तो जब हम मैथ्स में सेट की बात करते हैं तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, हम किस चीज की बात करना चाहते हैं, चलिए देखा जाए। उससे पहले एक काम किया जाए, हमें अपने सिलेबस के अनुसार कौन कौन सा टॉपिक 11 क्लास में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, जरा उसका एक लिस्ट तैयार किया जाए। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? एक काम करने जा रहे हैं, वर्क। शब्दों पर विशेष ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। वर्क क्या है हमारा? हमें प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। जो जो हमें अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है जरा देखा जाए। कुछ का नाम रखते हैं हम लोग, लिखते हैं। एक तो ये नाम खुद है, सेट्स, ठीक। वर्ड क्या है? सेट। हमें इसके बारे में पढ़ना है। फर्दर पढ़ना है रिलेशन के बारे में। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें क्लास 11 में पढ़ना है। फिर फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानना है। फिर कैलकुलस में एंट्री लें तो हमें लिमिट्स के बारे में जानना है, डिफरेंशिएशन के बारे में जानना है। इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने क्लास 10 तक सुना भी नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ये सारे क्लास 11 से शुरू होते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रिगोनोमेट्री, हाँ इसके बारे में तो पढ़ा है हमने। अलजेब्रा, अलजेब्रा में अलग अलग टॉपिक्स है। तो एक तरह से लगभग एक लिस्ट तैयार कर लिया हमने, और भी टॉपिक्स है बट छोड़ते हैं, इतना ही दिखते हैं। ये सारा हमने उन नामों को लिखा जो हमारे सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है, यानी हमारे टॉपिक्स, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ, ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ एक्चुअली हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं और समझा सकते हैं किसी को कि हमने एक कलेक्शन तैयार किया है। किस चीज का कलेक्शन? कलेक्शन माने संग्रह, यानी हमने चीजों को, कुछ चीजों को इकट्ठा किया है। ये वो चीज है जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कहे जाते हैं, जो क्लास 11 में हमें पढ़ना है। तो एक्चुअली हमने यहाँ किया क्या, एक कलेक्शन तैयार किया। इस टॉपिक्स का, उन सारे टॉपिक्स का कलेक्शन तैयार किया है जिन्हें हमें क्लास 11 में पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ काम किया, ये कलेक्शन प्रिपेयर किया, किनका? उन टॉपिक्स का जिन्हें हमें सिलेबस के अनुसार क्लास 11 में पढ़ना है। तो मैथमेटिकली इसी कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। क्या बोला हमने? मैथमेटिकली एक कलेक्शन जो ऊपर तैयार हुआ है, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। ये कलेक्शन ही हमारा सेट कहा जाता है। यानी जब हम मैथमेटिक्स में सेट की बात करेंगे या करते हैं, तो एक्चुअली हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिन चीजों को हम कलेक्ट कर रहे हैं, वह उस कलेक्शन से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, इसका डिसीजन ले पाए। हम ये समझ पाए कि वो जो
वस्तु है जिसे हमने कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, वह उस कलेक्शन में शामिल होगा या नहीं होगा। इसे पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि हम जब कोई कलेक्शन बनाते हैं तो उसके पीछे एक खास कार्य होता है, एक खास वर्क होता है, एक पर्टिकुलर एक सर्टेन वर्क होता है। तो हम ऐसे इस सेट को ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कभी हमें एक खास काम करना हो तो उस काम से जुड़े हुए उन सारे चीजों को हम इकट्ठा करते हैं, और इसी को हम लोग मैथमेटिक्स के अनुसार बोलते हैं कि हमने सेट तैयार किया। सेट तैयार किया मतलब चीजों को इकट्ठा किया। ये हमारा एक खास काम से जुड़ा हुआ, जैसे हमें क्लास 11 में मैथमेटिक्स पढ़ना है तो इसके लिए हमें इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो हम कहेंगे कि भैया हमने इन सारे टॉपिक्स का कलेक्शन बनाया, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि हमने एक सेट तैयार किया। तो हम क्या कह सकते हैं सेट के बारे में इन शॉर्ट देखा जाए। ये जो सेट है इसे जॉर्ज कैंटोर ने डेवलप किया, बताया, हमारे सामने जिस तरह से हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उस तरह से प्रस्तुत किया। ये जो है इनफॉर्मल वे ऑफ स्टडिंग सेट कहलाता है, फॉर्मल वे नहीं। फॉर्मली सेट को बड़ा ही अलग तरीका से पढ़ा जाता है जो आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल में इनफॉर्मल वे टू स्टडी सेट है। तो चलिए पहले हम सेट के बारे में समझते हैं क्या है भाई, देखा जाए नेक्स्ट पेज पर। तो जब हम सेट की बात करते हैं तो हमने अभी कहा कि सेट की बात करते हैं इसका मतलब हम एक कलेक्शन की बात करते हैं। और कैसा कलेक्शन? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। यानी जब कभी भी आपको सेट को समझना है तो आप इस सिनोनिमस को यानी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावे भी आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे ग्रुप, क्लास, फैमिली। ये सारे शब्द भी सेट को समझाने में आपको हेल्प करेंगे। तो सेट की बात करेंगे मतलब हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ग्रुप और क्लास, फैमिली की बात करेंगे। किन चीजों का? तो जो भी हम इकट्ठा करते हैं हम मैथ की भाषा में उन्हें ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। कुछ भी, नदी के नाम हो, देश के नाम हो, हमारे आपके नाम हो, या अल्फाबेट्स हो, या नंबर्स हो जो मीनिंगफुल हो हमारे। तो ये सारी चीजों को मैथ्स में ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम हो, आप हो, हमारे नाम हो, देश के नाम, नदियों के नाम, टॉपिक्स के नाम, अल्फाबेट्स वगैरह, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स। तो वन ऑफ द आइडियाज सेट को समझने के लिए, ध्यान में से सुनेंगे बात को, सेट को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे स्टडी करना पड़ता है। क्यों? आगे समझ में आएगा। तो उन स्टडीज के थ्रू हमें क्या पता चलता है, जिनमें से एक आइडिया, वन ऑफ द आइडियाज क्या है? वन ऑफ द आइडियाज यानी बहुत सारे आइडियाज में से सेट को समझने के लिए एक आइडिया है कि जिन वस्तुओं को हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो वस्तु हैं, ये कीप सेम सेंस और मीनिंग, कीप सेम सेंस और मीनिंग फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन, सारे के लिए। जो भी सेट बनाएगा उन सब के लिए यह एक ही मतलब रखता हो, कौन? वस्तु। जो भी वस्तु हम इकट्ठा कर रहे हैं सेट प्रिपेयर करने के लिए, उस सब के लिए सेम सेंस और सेम मीनिंग रखने वाला होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। और ये फर्स्ट वे टू नो अबाउट अ सेट, टू अंडरस्टैंड अ सेट, ये तरीका होता है हमारा। ठीक है, आगे देखिए। सेट इज एन अनडिफाइंड, ध्यान से समझिएगा, जरा सुनिएगा। हम अभी जो बोलने जा रहे थे उससे पहले हम कुछ और बोलना चाहेंगे। क्या? किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसे डिफाइन किया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है, उसका डेफिनेशन बनाया जाता है। डेफिनेशन कुछ सेंटेंसेस का एक कलेक्शन होता है जो बहुत ढंग से प्रॉपरली सूटेबल वर्ड्स के साथ उस टॉपिक के बारे में हमें समझाने की कोशिश करता है। ये 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज का नहीं होता है। कुछ सेंटेंसेस, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ ही सेंटेंसेस का एक प्रॉपर शब्दों के साथ कलेक्शन होता है
जिससे पढ़कर हम उस टॉपिक को ढंग से जानते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता होना चाहिए कि जो सेट है वह एक अनडिफाइंड नोशन है। नोशन माने टॉपिक। द सेट इज एन अनडिफाइंड नोशन बट, लेकिन मैथ्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी important in mathematics, in mathematics कारण because it is used in almost, क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता है, it is used in almost all parts of mathematics। क्या बताया मैंने? जिस टॉपिक को हम जानने और समझने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसे समझने के लिए हमारे पास डेफिनेशन नहीं है। यह एक अनडिफाइंड टर्म है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका प्रयोग मैथमेटिक्स के लगभग हर हिस्से में होता है। और चूंकि इसका प्रयोग मैथमेटिक्स, इस कंसेप्ट का, इस थ्योरी का प्रयोग, सेट्स थ्योरी हमने नाम बताया ना, तो इस थ्योरी का प्रयोग मैथमेटिक्स के लगभग हर हिस्से में होता है, इसलिए इसे समझना जानना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे ये सेट वर्ड है या थ्योरी है, सेट थ्योरी, इसका प्रयोग हम अलजेब्रा में भी देख पाएंगे, ट्रिगो में देखेंगे, इसका प्रयोग हम कैलकुलस, पूरे कैलकुलस जहां लिमिट्स और डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है वहां देखेंगे। प्रोबेबिलिटी जो आपने 10th में पढ़ा है, पिछले क्लासेस में पढ़ा है, उसको भी हम अब सेट थ्योरी के हिसाब से जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरी तरह से सेट पर ही है, और भी कलेक्शंस टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स में है वहां सेट कंसेप्ट का, सेट के थ्योरी का प्रयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं ये हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो यहां एक प्रश्न उठता है, देन देयर इज अ क्वेश्चन हियर, देयर इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखा जाए। आर ऑल कलेक्शन सेट्स, आर ऑल कलेक्शंस, हमने आपको समझाया कि सेट को समझने के लिए कलेक्शन वर्ड का यूज करेंगे। तो क्या कुछ भी कलेक्ट करने पर सेट बन जाता है? तो मैथ कहता है नहीं। रुकिए, आर और कलेक्शन सेट्स, तो जवाब है, आंसर है इसका नो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसे समझेंगे? हमने अभी बताया, अगर किसी टॉपिक को समझना है तो उसके लिए उसके डेफिनेशन को पढ़ना है, वो है नहीं। फिर सेट बनाने के लिए हमें चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, तो क्या कुछ भी इकट्ठा कर लें तो सेट कहलाएगा? तो आंसर है नहीं। तो फिर कैसे करें? ये तो बड़ा उलझन वाली बात हो गई। तो सेट अगर डेफिनेशन से नहीं समझ पा रहे क्योंकि है नहीं, तो इसके लिए हम लोगों को सुटेबल एग्जाम्पल लेना पड़ता है। वी अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ सेट, द थ्योरी of set using suitable examples। तो suitable examples के थ्रू हम सेट को समझते हैं। तो चलिए, अब सेट को समझना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो ध्यान रहे, सेट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स का प्रयोग करेंगे, और यहां हम लोगों को जो समझ में आएगा, जो आइडिया मिलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स लेंगे, और उन्हीं एग्जाम्पल्स के आधार पर हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जहां शुरू में ऐसे ही प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। कैसे? जैसे जहां कोई कलेक्शन रहेगा
और वो कलेक्शन सेट फॉर्म कर रहा है कि नहीं, सेट है कि नहीं, ये हमें पता लगा। ठीक, तो हमें एग्जाम्पल्स यूज करना है, यही एग्जाम्पल्स हमारी मदद करेंगे ये बताने में, समझाने में कि दिया गया कलेक्शन कोई सेट है कि नहीं। और इसके लिए हम आपको दो एग्जाम्पल्स यहां लिखने जा रहे हैं। पहला, एक कलेक्शन ऑफ ऑल novels written by the writer प्रेमचंद। नाम तो सुना ही होगा, प्रेमचंद। ठीक, नाम अनजान नहीं है आपके लिए, ये नाम तो जरूर सुना होगा आपने। बहुत ही फेमस राइटर है थे, और इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स को लिखा है था। ठीक है, तो हमें यहाँ कहा गया कि एक कलेक्शन बनाना है किनका, नॉवेल्स का, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, फिर से एक कलेक्शन बना रहे हैं, एक कलेक्शन ऑफ ऑल द मोस्ट इंटरेस्टिंग novels written by प्रेमचंद। फिर से हम प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स को ही इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग तरीके से। यहां पर आप देखोगे आंसर, दो कलेक्शंस हमने तैयार किया। यहाँ एक कलेक्शन है, देख लीजिए, यहाँ दूसरा कलेक्शन है हमारा। जवाब क्या है तो देखिए, क्या यह कलेक्शन जो पहला वाला है इज अ सेट, यह सेट है, जबकि दूसरे के लिए जवाब क्या है, इज नॉट अ सेट। हो गया गड़बड़, बड़ा अजीब है। यहाँ दोनों जगह कलेक्शन ही है, लेकिन एक कलेक्शन सेट है, दूसरा कलेक्शन सेट नहीं। अजीब फंडा है भाई। चलिए समझा जाए कैसे है कैसे नहीं। पहला कलेक्शन जो बनाया जाना है उसमें प्लेनली सिंपली कहा गया है कि हमें सिर्फ प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स को ही इकट्ठा करना है। हमें पता नहीं क्या क्या नॉवेल्स है, मान लेते हैं कि उन्होंने ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 नॉवेल्स लिखा है, मान लेते हैं। आपको लाइब्रेरी या गूगल करेंगे आप तो पता चल जाएगा कि कौन कौन नॉवेल्स हैं, सारे का कलेक्शन मिल जाएगा। बट एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं प्रेमचंद ने ए, बी, सी, डी, ई नॉवेल्स लिखा। ये नॉवेल्स की जानकारी हो गई कि हाँ ये नॉवेल्स। अब ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, 4 लोगों को दिया जाए, पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। ये पहला क्वेश्चन इन चारों को दिया जाए, कहा जाए पढ़ लीजिए, आपको एक काम दिया गया है, क्या, कलेक्शन बनाना है। क्या कलेक्शन बनाना है भाई, तो नॉवेल्स का कलेक्शन बनाना है। और कौन से नॉवेल्स का, तो जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। तो ये चारों लोग जब पढ़ेंगे तो इनको सिंपली क्या समझ में आएगा, क्या समझेंगे, सीधी सीधी बात समझ पाएंगे। ये जो हम समझ पा रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे क्या, कि नोवेल जो प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखे हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। तो आप जाइएगा लाइब्रेरी या किसी जगह दुकान पर जहाँ बुक्स वगैरह या नॉवेल्स वगैरह सेल किए जाते हैं, वहां से कहिएगा कि भैया हमें नॉवेल्स दीजिए जो प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं सारे के सारे। तो पहला व्यक्ति हो या दूसरा या तीसरा या चौथा, इन चारों को एक ही टाइप का कलेक्शन, मान लो चारों के चारों चले गए दुकान पर और उन्होंने दुकानदार से कहा कि प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सारे नॉवेल्स को दीजिए। तो पहले को भी यही 5 मिलेंगे, दूसरे को भी यही, तीसरे को भी यही, चौथे को भी यही, यानी सबके लिए एक टाइप का कलेक्शन बना। और इस कलेक्शन में सबने एक टाइप का ऑब्जेक्ट भी देखा, तो सबके लिए सेम कलेक्शन बना। ऐसा ही होना चाहिए मैथमेटिक्स में, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पर्सन टू पर्सन, पर्सन बाय पर्सन कलेक्शन बदलने लगे, एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग कलेक्शन बने, तो दैट कलेक्शन इज नॉट अ सेट। सुन लीजिए ध्यान से, हमने क्या कहा, अगर एक ही एग्जाम्पल के लिए अलग अलग लोग अलग अलग कलेक्शन बनाए, वो सेट नहीं बनाता है, जैसा कि नीचे होगा। लेकिन अगर एक ही एग्जाम्पल के लिए सारे लोगों को एक ही कलेक्शन मिले, वही सेट है, या एक रास्ता हुआ सेट को समझने के लिए।
अभी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो वहां और भी रास्ते आपको दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, फिर से आते हैं यहाँ ए बी सी डी, ये 5 नॉवेल्स जो इस मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, और उन्हीं 4 लोगों को फिर से ये दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि भैया फिर से आपको एक कलेक्शन तैयार करना है, लेकिन इस बार आपको ध्यान देना है कि जो भी कलेक्शन बनाएंगे उसमें जो नॉवेल्स लिखेंगे तो वह इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है वो नॉवेल्स? मोस्ट इंटरेस्टिंग हो। वो जो नॉवेल्स आप इकट्ठा करने जा रहे हैं वह मोस्ट इंटरेस्टिंग हो। अब जो ये वर्डिंग्स यूज हुए हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसमें इंटरेस्ट वर्ड है, तो सीधी सी बात है आप भी बड़ा नॉर्मली इस बात को समझ सकते हो, समझने लायक है। क्या इस दुनिया में सारे लोगों का इंटरेस्ट एक ही टाइप का है क्या? हमारा इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट एक है? आप अगर 5 दोस्त हैं तो सबका इंटरेस्ट एक है? नहीं, ऐसी बात नहीं। ये जो वर्ड है पर्सन पर डिपेंड करेगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा रुचिकर, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरह से चीजों को पसंद करता है। ये उसका अपना प्रॉपर्टी है, पर्सन की प्रॉपर्टी है, उसका इंटरेस्ट है अपना, वो किसको अच्छा समझता है और किसको अच्छा नहीं समझता है। तो इस तरह से हम यहाँ पाएंगे क्या कि ये पर्सन्स अपने इंटरेस्ट के अनुसार कलेक्शन तैयार करेंगे। जैसे मान लेते हैं पर्सन 1 ने जब इन नॉवेल्स को इकट्ठा करना शुरू किया तो उसे मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स इकट्ठा करना है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है ये 5 नॉवेल्स वो पढ़ेगा और पढ़ने के बाद डिसाइड करेगा कि इसमें ए, मान लेते हैं ए और डी उसको अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा बाकियों की तुलना में, इसलिए वह ए और डी को केवल इकट्ठा करेगा, बाकियों को छोड़ देगा। जबकि P2 यानी पर्सन 2 अगर इस अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करे तो मान लेते हैं इसे सी डी और ई मिले इंटरेस्टिंग, बाकी उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा। पर्सन 3 को सिर्फ ए इंटरेस्टिंग लगा, जबकि पर्सन 4 कह रहा है कि भैया सब नॉवेल्स बेकार है, बकवास है, हमको कोई पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कलेक्शन पर्सन टू पर्सन बदल रहा है। कलेक्शन इज चेंजिंग पर्सन बाय पर्सन, पर्सन टू पर्सन। क्या हो रहा है? कलेक्शन इज चेंजिंग, बदल रहा है, और यही नहीं होना चाहिए। ठीक, चेंजिंग पर्सन टू पर्सन, और ये नहीं होना चाहिए, नॉट हैपन, इट शुड नॉट हैपन। मैथ के लिए बहुत जरूरी है, शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम सेट लिख ही नहीं पाएंगे। आखिर कौन सा आंसर देंगे, समझने वाली बात है। पहला आंसर होगा या दूसरा या तीसरा आंसर कौन सा होगा? कंफ्यूज्ड ला। जबकि यहाँ कंफ्यूजन जैसा शब्द नहीं होना चाहिए, कोई पजलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भूल भुलैया नहीं होनी चाहिए, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम समझ पाए इन 2 एग्जाम्पल से कि किस तरह के कलेक्शन को हम सेट कहेंगे और किस तरह के कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। तो यहाँ आज हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या कोई कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन सेट कहलाएगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं। बस इसे ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है। समझने के लिए जब तक समझना है वीडियो को देखिए, बार बार देखिए प्लीज, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल को भी रिंग क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।